बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन आर्मी का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मॉडल पेपर, जिसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं जब सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो हैं हम व्हाइट बोर्ड की सहायता से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आशा है आपको ये मॉडल पेपर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने प्रचलित किए थे? तो भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो प्रचलित हुए थे हिंदू यूनानियों के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर इसका प्रचलन करवाया था। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि जो शुद्ध सोने के सिक्के थे ये किसने चलवाए थे? तो ये चलवाए थे कुषाणों ने। और अगर बात करें कि सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं थी वह किस काल में जारी हुई थी, तो वो हुई थी गुप्त काल में। और अगर क्वेश्चन आता है कि चांदी का जो सिक्का है वह सर्वप्रथम किसने जारी किया था, तो वह किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और सीसा का जो सिक्का है वह सर्वप्रथम किस वंश के द्वारा लाया गया था, तो वो लाया गया था सातवाहन वंश के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो है हिंदू मंदिर है। तो यह मंदिर जो है वह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है कंबोडिया में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाता है। अगर पूछा जाता है इस मंदिर का प्राचीन नाम, तो इस मंदिर का प्राचीन नाम था यशोधरपुर और इसका निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, एतमादुद्दौला कब्र आगरा में किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो यह एक काफ़ी सुंदर जो है यहाँ पर एक मकबरा बनाया गया है। तो यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था नूर जहाँ के द्वारा। अब नूर जहाँ कौन थी? नूर जहाँ थी शाहजहाँ की पत्नी, जिन्होंने कि अपने पिता के यहाँ पर पिता के लिए जो है एक कब्र बनवाई थी, एतमादुद दौला कब्र बनाई थी। और यह एक खिताब था जो जहांगीर के द्वारा अपने ससुर यानी कि नूरजहां के पिता को दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर निम्न में से कौन है या किसको कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? आपको ये आंसर बताना है यदि आपको आता है। तो वैलेंटाइन चिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अब क्यों कहा था? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा किया था ब्रिटिश संसद में। तो इसलिए जो है इसको जो वैलेंटाइन चिरोल है इसने भारतीय शांति का जनक कह दिया था बाल गंगाधर तिलक जी को। अगला है, भारत की संविधान सभा ने कब से कार्य करना शुरू किया था? तो 1 दिसंबर 1946 से जो है भारतीय जो है संविधान सभा है उसने अपना कार्य शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच जो अधिकतम अंतर है वह हो सकता है 6 मंथ का, यानी कि 6 माह से अधिक जो है 2 सत्रों के बीच में जो समय अंतराल है वह नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में तथा भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? यानी कि वे जो है भारत के न्यायाधीश थे लेकिन जो है वह कार्यकारी राष्ट्रपति भी रहे थे। तो वो ऐसे कौन से न्यायाधीश थे? तो उनका नाम था, बताइए आप उनका नाम क्या था? तो उनका नाम यदि आप बता रहे हैं ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, तो आप बिल्कुल सही हैं। वे एक ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने कि राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर कार्य भी किया था। तो इन्होंने जो है यहाँ पर 1992 में ये जो है जब क्या होता है
कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो हैं यदि देश में नहीं हैं, देश से बाहर हैं, तो जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय की, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान देने की उम्र को कम करके 21 से 18 साल कर दिया गया था? तो संविधान संशोधन जो 61 हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो है वोट देने की जो वयस्क मताधिकार है वह 21 से 18 साल कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है, यह था 61वां संविधान संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो अनुमान लगाया था वो लगाया था दादा भाई नौरोजी जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही आंसर है। और इन्होंने जो है 1868 में बताया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय है वो उस समय थी 20 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय थी औसतन वो थी 20 रुपये। 1868 की ये बात है और यह अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो इनमें से आपको बताना है वह एक कौन सी नदी है जो मैक्सिमम कंट्रीज़ को टच करती है। तो आप जानते हैं जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उनमें से जो जो महाद्वीप जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो वह महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप में बहने वाली जो डैन्यूब नदी है, तो डैन्यूब नदी जो है वह लगभग 8 से 10 देशों के बीच से जो है गुजरती है, डैन्यूब नदी यूरोप में। तो ये जो वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे बड़ी नदी, तो उसके बाद जो है दूसरे नंबर की जो नदी है डैन्यूब, जो कि सर्वाधिक देशों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह वैसे तो किसको होना चाहिए? बुध को होना चाहिए, क्योंकि बुध जो होता है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। अब बुध क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये है कि सूर्य के बहुत ज़्यादा पास होने के कारण जो है बुध का जो वायुमंडल है वह समाप्त हो गया है। इसकी वजह से सबसे गर्म ग्रह उपग्रह जो ग्रह है वह है शुक्र। अगला है, लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लिब्रो जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यदि आपको याद है तो जल्दी से बताइए, 21 मई कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन यदि आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। अगला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा। प्रथम अश्वेत जो राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, इनके द्वारा लिखी गई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हथेली पर रखकर गल जाती है? अब जिस धातु का जो गलनांक होगा वह बहुत ही कम होगा, वह जो होगी वह धातु क्या होती है, हाथ पे रखते ही गल जाती है। तो इनमें से वह कौन सी धातु है? तो वह धातु है गैलियम। और गैलियम के साथ साथ सीजियम भी एक ऐसी धातु है जो क्या हो जाती है, हथेली पे रखते ही गल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे में गैल्वेनीकरण में जो है किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वनाइजेशन जो किया जाता है लोहे का, उसको संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, तो इसमें जो है किया जाता है जिंक का यूज़, जस्ते का यूज़ किया जाता है। तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि संक्षारण नहीं होता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम शुद्ध पानी में नमक मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? तो इसका क्वथनांक जो होता है, उबलने का जो बिंदु होता है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? जो वाटर गैस है वह किसका मिश्रण है आपको बताना है। तो वाटर गैस जो है
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर है। अगला है दूध का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर बताइए। तो दूध का पीएच मान होता है लगभग 6.4। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर होता है वह किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। जो लिटमस पेपर होता है जिससे कि हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, तो वह कहाँ से प्राप्त होता है। तो वह प्राप्त होता है लाइकेन से। लाइकेन जो है वो थैलोफाइटा जो संघ है उसमें आता है। तो लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में खाने योग्य भाग कौन सा है। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सबको ये क्वेश्चन आना चाहिए। आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वह होता है तना। यदि आपने तना बोला है तो बिल्कुल आप सही हैं। अगला प्रश्न, इंसुलिन प्रकार है। इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है, विटामिन है। तो इंसुलिन है एक हार्मोन, ठीक है, हार्मोन है जिसका निर्माण होता है अग्नाशय से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है, जल्दी से आपको बताना है वह कौन सा है। यदि आप बता रहे हैं यकृत, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यकृत जो है वह कुछ और है। जो आपको मुझे बताना है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है। लेकिन अगर हम अंग की बात करें तो त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिसने भी बताया है बिल्कुल सही बताया है। अब यकृत के बारे में आपको मुझे बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में आवश्यक होता है। रक्त का बनना जो थक्का है वह हमारे शरीर में क्यों बनना चाहिए। जब भी शरीर पर जो है कोई घाव बन जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो यदि रक्त का थक्का जो ब्लड की क्लॉटिंग है वह नहीं होगी तो ब्लड जो होता है वह बहता रहेगा। तो रक्त का थक्का बनना बहुत आवश्यक है। तो यह बनता है विटामिन डी की वजह से। तो विटामिन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी यदि आपने बताया है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्धचालक का एक विशिष्ट उदाहरण है। अर्धचालक क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं कुचालक और सुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं और जो उनको दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। तो यह है जर्मेनियम, जो कि क्या है एक अर्धचालक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक्सरे कैसी तरंग है। तो एक्सरे जो है वह है एक विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अनुचुंबकीय पदार्थ को बताइए। तो अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है। अनुचुंबकीय पदार्थ है एल्यूमिनियम। बाकी जो हैं वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका मात्रक क्या है। तो वेबर मीटर स्क्वायर ये भी इसका मात्रक है, और ये जो है टेस्ला के बराबर होता है, तो ये भी इसका मात्रक है। तो बी व सी जो हैं दोनों के दोनों सही हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसे सलाह दी जाती है कि वह किस प्रकार का जो चश्मा है वह पहने। तो वह पहनता है अवतल लेंस वाला चश्मा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही है। जबकि जिसको दूर दृष्टि दोष की समस्या होती है वह पहनता है उत्तल लेंस। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के। अब बढ़ते हैं सामान्य गणित के प्रश्नों की तरफ। इंडियन आर्मी मैथ्स के लिए यहाँ पर हम जो है 30 से लेकर के 50 तक का जो पोर्शन होता है वो होता है मैथ्स और रीजनिंग का, जिसमें हम 15 प्रश्न जो है गणित के पढ़ते हैं और 5 प्रश्न पढ़ते हैं रीजनिंग के। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो मैंने कल डाली थी जिसमें कि आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं अपनी दी हैं, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो चुका हूं आपकी जो आपने प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें कि आपके पूरे के पूरे जो है 30 व्यू हैं और साथ में आपका एक कमेंट है जो कि मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। साथ में आपने लाइक भी दिए हैं, लाइक पूरे के पूरे 3 लाइक हैं। इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ
और इस मोटिवेशन की वजह से जो है आज मैं दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है 13। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, तो देखिए क्वेश्चन जो है टफ लग रहा है लेकिन काफी आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको एक फॉर्मूला, इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमको एक फॉर्मूला याद है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से जो है हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको दी हुई है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको लिख देंगे 13। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर और बराबर हमको यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी दी है, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 69 और यहाँ पर प्लस, और इसके बाद जो है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, तो मैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेता हूं और ab प्लस bc प्लस ca इसी का जो है मुझे मान निकालना है। तो अब बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर जो है 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो होता है 169। अब मैं जो इस 69 को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -69 और बराबर आपका बचा हुआ है 2 इसके साथ गुणा में, जो कि यहाँ आ जाएगा इसके साथ भाग में। तो अब बहुत आसान हो गया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान जो है इसको सॉल्व करके निकल जाएगा, आप कर सकते हैं। तो देखिए 169 में से मैं 69 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 100, तो 100/2 जो है आ जाएगा 50। तो जहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जो है आ जाएगा 50। तो ऑप्शन में जहां पर भी 50 लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप बता सकते हैं, कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, जैसे कि आप हमेशा पूछते हैं। तो जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही आ गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा प्रश्न दिख रहा होगा, आपने शायद ऐसा प्रश्न पहले भी सॉल्व किया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन की जो लेंथ है उससे डरना नहीं है, बहुत ही आसान सा होता है। अगर मैं बात करूं कि 2 सेकंड में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इतना बड़ा जो प्रश्न है वो देखने में, अगर हम इतना बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आधा घंटा कम से कम लगने वाला है। लेकिन इसको 2 सेकंड में कैसे किया जाता है, बिल्कुल आपको क्या करना है, एग्जाम में आपके पास बहुत कम समय होता है, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, 785 माइनस करना है 435, आपका सीधे आंसर आ जाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया आपका होता है 5 और 7 में से 4 गया 3, तो आपका यहाँ पर 350 आंसर है। तो ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगे होंगे और ये आपका आंसर आ गया है। अगर आप पूछेंगे कि आंसर कैसे आया और इसको घटाया कैसे, तो सिंपली ये जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 785 जो है इसको a मान लीजिए, 435 को b मान लीजिए, तो ये जो है यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब, क्योंकि 3 बार है तो क्यूब हो गया, प्लस ये b है तो b क्यूब, और अपॉन ये हो जाता है क्या आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। तो अभी जो है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है और वो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसके जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे भी है, तो इससे जो है ये कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है सीधे सीधे आप एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इतने बड़े प्रश्न का आंसर आ गया है 350। अगर ऑप्शन में 350 है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 31 और 32 को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले जो सबसे नीचे की जो आपकी भिन्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 को आपको कॉमन लेना है, 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब 2 दूने 4 हो गया, 4 लिख दिया, 4 माइनस 1 ये हो गया 5। तो और इसके बाकी जो चीजें हैं उनको आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में समय नहीं होता है तो आपको लिखना उतना भी जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखें ही लिखें। तो हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 में से 1 गया, ये हो गया 5, 5/2, और उसके बाद ये ऊपर 1 है, तो यहाँ पर ये 5/2 और बटे 1 और प्लस 2, तो यहाँ पर जो है आपका ये जो 2 है ये ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 2/5, तो ये हो गया 2 धन 2/5, यानी कि इस पूरे का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या आ गया है, 2 धन 2/5 आ गया है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 दूने 10 और 2 12, तो ये हो गया है 12/5। अब मैं इसको भी, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये बच जाएगा 5/12। फिर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ 12 को,
तो 12 दूने होता है 24 और 24 और 5 कितना होता है 29। तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास 29/12। तो अब ये 12 जो है फिर से ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना बचा, आपके पास आंसर बच गया है 12/29, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरह से आपको भिन्नों को सॉल्व करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले जो नीचे की भिन्न थी उसको सॉल्व किया, उसी तरह से मैं ऊपर चलता गया। एग्जाम में आपको इतना बड़ा नहीं करना होता है, आपके पास बहुत कम समय होता है, तो कम समय को लेकर के आपको जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मैं आपका यहाँ समय नहीं लूंगा क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाती हैं, आप बस 2 मिनट देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये भी आपका बहुत ही बड़ा बड़प्पन है कि आप 1 मिनट भी हमारे वीडियोस को देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3/8 कितना भाग है 1/12 का। तो सबसे पहले जो हमारी संख्या है वो दी गई है 1/12। यहाँ पे घुमाने के लिए हमको ये प्रश्न घुमा के पूछा गया है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको पूछा गया है कि 1/12 का 3/8वां भाग कितना होगा। तो हमारे पास 1/12 संख्या है, माना हम मान लेते हैं कि x का 1/12, तो ये हो जाएगा x/12 और वो कितना है वो बोल रहा है, तो वो है 3/8। तो अब आसान हो जाता है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x बराबर कितना हो गया है 12 गुणा 3/8। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, 2 से कट जाएगा, 4 दूने 8 और 6 दूने 12, फिर 2 से कर सकता है 2 और 3, तो 3 तिया 9/2। तो यानी कि ये क्या है, इसका जो 3/8वां भाग जो है वो है क्या 9/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है 1/0.04 किसके बराबर है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं बनता है, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए 1/0.04 आपके पास है, तो इसको आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस भिन्न को क्या करना है, इसके दशमलव हटाने हैं। यहाँ पे दशमलव के 2 अंक हैं, तो आप क्या करेंगे ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे। बहुत ही आसान है, आपने बचपन में ये क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं। तो 100 कम होता है 100 और बट्टे, अगर आप 100 का गुणा इसके साथ करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, बचेगा 4। अब 4 से आप 100 को भाग देंगे तो 25 को होता है 100, तो आपका 25 आ गया है आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 36 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कितनी अभाज्य संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो खुद और 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होते हैं, उनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपकी 1, 2 एंड 5 और 7 और इस तरह से आगे बढ़ती जाती हैं। इसी तरह से क्या पूछा गया है हमको कि कितनी अभाज्य संख्याएं सम संख्याएं हो सकती है, और हम जानते हैं कि सम संख्या क्या होती है, 2 से जो भाग जाती हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही है जो कि क्या है अभाज्य भी है और सम भी है। तो केवल एक संख्या ऐसी है जो क्या है अभाज्य भी है और सम भी है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो गया बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहां पर आपको एलसीएम निकालना है एक नंबर का, वो आपको दिया हुआ है 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27। तो देखिए भिन्नों का जब हमको एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है तो कैसे करते हैं। तो जो आपके अंश में जो नंबर दिए हुए, अंश मतलब होता है नॉमिनेटर, और नीचे दिए हुए हैं डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर। तो जो भी संख्या आपके अंश में है उनका आप कर देते हैं एलसीएम, और जो संख्या नीचे है उनका आप कर देते हैं एचसीएफ। और एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसी संख्या जो क्या होती है इन सब में क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, यानी कि इन सब का भाग जो है उसमें चला जाए, तो वो संख्या होती है एलसीएम। अभी यहाँ पे देखिए 5, 2, 4 आपको अलग से भी करना आता होगा, कैसे करते हैं। तो 5 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 से कर दीजिए, 5, 1, 2, फिर 2 से कर दीजिए और फिर 5 से हो जाएगा। तो 5 दूने 10 दूने 20, तो इस ऊपर की संख्या का एलसीएम आ गया है 20। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ यानी कि वह संख्या जिसको अगर हम इन सब में भाग दें तो पूरी बार भाग जाता है। तो मुझे लगता है इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है 3, इसका क्या हो रहा है 3 दूने 6, 3 3 9 और 27 में जाता है। तो यहाँ पर 3 है जो कि इन सब का क्या है एचसीएफ है, यानी कि महत्तम समापवर्तक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आपका आंसर आ गया है 20/3 इन सभी संख्याओं का एलसीएम। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा है, ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है 20/3 है, जो कि बिल्कुल सही है। आशा है आपको समझ में आ रहा है, आप भी हमारे साथ वीडियो को क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38 है, ये जो पेपर है स्पेशली बनाया गया है, तो इस पेपर को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो यहाँ पर 41 माइनस अंडर रूट 21 प्लस 19 एंड माइनस अंडर रूट 9। तो आपको क्वेश्चन की लेंथ को देख करके डरना नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले तो अंडर रूट 9 जो होता है वो किसका वर्ग होता है? 9। तो 9 होता है 3 का वर्ग, तो 3 को लिख दीजिए। माइनस हो गया 19 और ये भी किसी का अंडर रूट। ठीक है, अब जो है 19 माइनस 3, क्योंकि मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी अपने प्रश्न को सॉल्व करिए। तो 19 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 16। तो आप लिख देंगे 16। अब ये 16 जो होता है वो किसका अंडर रूट होता है? वो होता है 4 का। तो अब यहां पर आप लिख दीजिए 4। तो 21 धन 4 अंडर रूट में है, माइनस है 41 और ये पूरा का पूरा है होल अंडर रूट। ठीक है, अब 21 और 4 कितना होता है? वो हो जाता है 25 और 25 जो है वो किसका वर्ग होता है? आपको पता है ये होता है 5 का वर्ग। मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूं 5। अब यहाँ पे है 41 माइनस 5, तो 41 में से 5 गया, कितना बचता है? वो बचता है 36। 36 किसका वर्ग होता है? ये होता है 6 का वर्ग। तो देखिए आपका आंसर आ गया है 6, बहुत ही जल्दी से। और इतना जल्दी ही आपको अपना आंसर करना है पेपर में, क्योंकि आपके पास काफी कम समय होता है जब आप क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों को करते हैं। तो देखिए कैसे मैंने किया, मैंने एक तरफ से शुरू किया। और कभी भी जो है इस तरह से जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं वो कठिन नहीं होते हैं। खासकर जीडी में जो है आपको बहुत ही आसान से प्रश्न वो पूछता है, तो आपको जो है क्वेश्चन की गहराई को समझना है और फटक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अंडर रूट 9 को लिखा आपने 3, 19 में से 3 घटाया तो बचा 16। 16 होता है वर्ग किसका? 4 का। फिर 21 में 4 जोड़ा तो होगा 25 और 25 वर्ग होता है 5 का। फिर 5 जो है 41 में आपने 5 को घटाया तो आया 36 और 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो 6 आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 38 तक सॉल्व कर लिए हैं। आपने नोट नहीं किए हैं तो आप जल्दी से नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है, यदि ए बी सी डी ई एफ सभी 6 क्रमागत विषम संख्या हैं तो इनका औसत क्या हो गया? देखिए ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 2 नंबर आपकी मिल गई है फ्री में। कैसे हो गया? देखिए लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ, तो औसत क्या हो जाता है? आपको पता ही है औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे 6। जितनी भी ये संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन में ये रहेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, आपको घबराना नहीं है, बस सब कुछ करना है लेकिन घबराना नहीं है। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 40। 2 संख्याओं का गुणनफल 120 है। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 120 है, यानी कि x और y क्या है? 2 संख्याएं हैं, उनका गुणनफल हो गया 120 तथा इनके वर्गों का योग, मैं इनके वर्ग करता हूं, इनका योग करता हूं और वो है आपके पास 289। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि आपको निकालना है x प्लस वाई क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। आपको लग कठिन रहा है लेकिन बहुत आसान है। कैसे करेंगे जरा आप सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सोचिए और विचार करिए कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आप बहुत पहले से ही जानते हैं और जब से आपने बीजगणित को पढ़ना शुरू किया है पहला सा फॉर्मूला आपने यही याद किया होगा। तो जहां पर भी क्या है आपका x प्लस वाई है, ये तो आपने निकालना है, इसको यहीं पे रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, ये है 289 और प्लस 2 इंटू एक्स और वाई का वैल्यू दिया है 120। तो बस इसको सॉल्व करिए तो 290 ये हो गया और 240 ये हो गया। इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 9 8 4 12 का 2 हासिली 1 और 2 2 4 और 1 5, तो 529 हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बट आपको तो निकालना है x प्लस वाई, तो आप क्या कर देंगे? दोनों तरफ आप अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट से जो है यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 529। अब समस्या ये है कि अंडर रूट जो 529 है ये किसका वर्ग होता है? तो ये होता है आपका 23 का। देखिएगे 23 3 3 9 3 2 6 3 2 6 और 2 2 4, तो 9 6 6 12 का 2 हासिली 1 529। तो आपका आंसर क्या आ गया है? 23। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया है 23। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो आपकी जो ऑप्शन में है 23 वो कहां पर है उसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर ये होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64। तो आपको वैल्यू निकालनी है n की, तो कैसे निकालिएगा? चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो आपका जो है अंडर रूट 2 की पावर n आपको दिया हुआ है, ये है 64। तो सबसे पहले तो इस अंडर रूट को हटाएंगे। अंडर रूट को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो जो है हमको पता है जो ये 6 दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये अंडर रूट यहां पर हट जाएगा। तो ये हो गया 2n बराबर। अब देखिए 64 क्या होता है, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64, यानी कि आप 5 बार गुणा करते हैं 2 को, तो ये हो जाता है आपका 64। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 5। अब क्योंकि इसका भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, तो 2 की पावर n बराबर हो गया 2 की पावर 5 की पावर 2। अब देखिए पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो हो जाता है गुणा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला x की पावर m की पावर n जो होता है x की पावर m इंटू n, यानी कि यदि घात के ऊपर घात होती है तो वो गुणा हो जाती है। तो आप यहां पर 5 दूने हो जाएगा 10, तो 2 की घात n बराबर हो गया 2 की घात 10। तो आपको आंसर मिल गया है, n बराबर कितना हो गया, आपका n बराबर हो गया है 10, और यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन में देख लीजिए 10 कहां पर है और वो सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64, देखिए यहाँ पे एक 2 छूट गया है, तो 2 की घात 6 होगा, तो ये 6 दूने 12 हो जाएगा। तो n का जो आंसर है वो 12 आएगा। सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा 1 2 को मिस कर रहे थे, बट यहाँ पर n इक्वल टू हो गया है 12, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 0.01 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या है, 0.01 जो होता है वो 0.1 का कितना प्रतिशत है, ये आपके सामने प्रश्न है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो हमको सारे के सारे 50 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है इसी वीडियोस में, तो हम कर रहे हैं। तो बोला है इसका कितना प्रतिशत, तो यानी कि 0.01 का कितना प्रतिशत, यानी कि x मान लीजिए, x बटे 100 बराबर 0.01 होगा। वो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, तो आप x का मान निकालिए, उतना ही प्रतिशत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए 0.1x इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पर 100 का इसको 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और आप 0.1 यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा इसका भाग में, तो 0.1 हो जाएगा। अब इस दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 बटे 1, या आप कह सकते हैं 10%। तो जो है 0.1 का 10% क्या है, 0.01 है। तो ये आपका आंसर जो है 10% आ गया है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर जो है दिया है कि उस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा, यदि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत धन 100 बटे 100। अब प्रश्न में आपको क्या दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, देख लीजिए। क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 600, तो 600 आप क्रय मूल्य के स्थान पर रख दीजिए। लाभ आपको कितने का हुआ है, वो हुआ है 25% का, और यहां पर इसको बस सॉल्व करिए, आपका आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो देखिए सॉल्व करिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 100 और 25 कितना हो गया, 125 हो गया, और 125 गुणा गया 6 कर देंगे, तो 6 पे 30 का 0 पावर 3, 6 दूने 12 और 3 15 का 5, हाथ में 1, 6 कम 6 और 1 7, तो 750 रुपए में जो है आप उस चीज को बेचोगे, जिससे कि आपको क्या होगा, लाभ होगा 25% का। तो आपको 750 जो है आपका आंसर आ गया है। आपको ऑप्शन में अगर 750 दिख रहा है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपने नहीं लिया है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44। हमको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो आपको दिया है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, आपको एक सर्कल है, इसका जो एरिया है वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 154, ठीक है। तो आपको इस वृत्त की निकालनी है परिधि, ये यानी कि ये सरकमफ्रेंस कितना होगा, ठीक है, परिधि कितनी होगी, तो आपको ये निकालना है। तो बहुत आसान होता है, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, वो आपको दिया हुआ है 154। सबसे पहले तो यहां से आप r का वैल्यू निकालेंगे, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154 बटे पाई, और पाई मैंने पाई लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हो जाएगा 154 बटे 22 गुणा
7। अब इसको 11 से काट दीजिए, 11 दूने 22, 11 कम 11 और 11 चौको 44, फिर 2 से काट दीजिए, 7 दूने 14, तो 7 7 हो गया 49। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आया 49, तो आर बराबर कितना हो जाएगा √49, तो ये हो जाएगा 7। तो आपके पास त्रिज्या आ गई है 7, यानी कि जो इस वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, परिधि निकालनी है, तो इन दो फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। ये है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिधि होती है 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा पाई के स्थान पर लिख दीजिए 22/7 और आर के स्थान पर 7, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 दूनी हो गया 44। तो इस वृत्त की जो परिधि हो जाएगी वो हो जाएगी 44 मीटर। तो आपको जो है ये जो बाहर का जो रास्ता दिख रहा है, जो आर्मी का जो रेसिंग ट्रैक दिख रहा है, वो आ गया है 44 मीटर। ऐसे क्वेश्चन जो है हमने कल की वीडियो में भी सॉल्व किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक बहुभुज के 20 विकर्ण हैं तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि एक जो बहुभुज है, बहुभुज होता है जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती है, उसको बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। तो इसके जो विकर्ण हैं, आपको डायगोनल्स जो हैं वो दे रखे हैं, विकर्ण हैं 20, तो इसको आपकी भुजाएं निकालनी है। भुजाएं कितनी होंगी, तो ऐसा क्वेश्चन जो है अमूमन पूछा जाता है। तो देखिए इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है n(n-3/2) इज इक्वल टू विकर्ण। जो n है वो है भुजाओं की संख्या। अब बस आपको विकर्ण दिया हुआ है, भुजाएं निकालनी है, तो विकर्ण के स्थान पर रख दीजिए 20 और n के स्थान पर n का वैल्यू निकालना है n-3/2। तो करिए इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा n इंटू n, n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 20 दूने हो गया 40। ठीक है, अब इसको ये 40 है इधर लाएंगे हम, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 40 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 40 के ऐसे गुणनखंड जिनका भी क्या होता है अंतर 3 होता है। तो क्या होता है, करिए इसको 40 के गुणनखंड कर दीजिए, 20 दूने 40, 10 दूने 20 और फिर 5 दूने 10 और 5 कम 5, तो 2 दूने 4 दूने 8, 8 में 40, 8 में से 5 गया 3 होता है, तो 8 और 5 हो गए। तो n स्क्वायर माइनस 8n माइनस माइनस का प्लस 3n माइनस 40 बराबर 0। तो n कॉमन आ गया, n-8 प्लस 3 कॉमन आ गया, n-8। तो n-8 इज इक्वल टू 0, इसलिए n बराबर 8। तो यही आंसर होगा, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां पर जो है वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 1/a इज इक्वल टू, अगर हमको दिया है 6, a प्लस 1/a दिया है हमको 6, तो हमको वैल्यू निकालनी है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू क्या। तो देखिए बहुत ही आसान है, कैसे इसको करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हमको इस 6 का करना है स्क्वायर, माइनस करना है 2। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 × 36 माइनस 2 हो गया 34। ठीक है, अगर हमको की पावर 4 पूछा गया है तो फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 34 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 4 × 16 का 6, हाथ से 1, 4 × 12 1 13, 136, 4 × 12 का 2, हाथ से 1 3 9 1 10, फिर हो जाएगा 6 5 1 1 और इसमें से 2 घटा दीजिए, तो 1154 जो है इसका आंसर आ जाएगा 11054, जो कि क्या है आपके ऑप्शन में है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए जो है करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। पूछा गया है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए और बी जो है ये कितने दिन में इस काम को साथ साथ करेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है, ए का जो काम है उसको डिवाइड कर देना है, प्लस 1/15 कर देना है, और इसके बाद यहां पर ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा यहां पर 150 और गुणा कर दीजिए, तो 15 कम 15 हो गया और 10 कम 10 हो गया, तो 25 हो गया ये, और ये हो गया 150। तो 25 छक्के जो होता है वो होता है 150, तो आपका आ गया है 1/6। तो ए और बी का जो दिन, जो ए और बी जो है अगर इस काम को साथ साथ करते हैं तो वो इस काम को कर पाएंगे 6
दिन में। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब हमको दिया हुआ होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करता है और उसी तरह से दूसरा व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, जिसमें कि हमको दी गया है कि यहाँ पर जो श्रेणी है इसका अगला पद क्या होगा। तो हमारे पास श्रेणी है 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61 और आपको यहां पर फिल करना है कि यहां पर क्या होगा। आपको अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो यहां पर जो है आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको बताना है यहां पर क्या होगा। तो सीरीज को देखकर को आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे इसका आंसर होगा। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो आप जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर डाल करके। तो देखिए यहां पर मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो 5 और ये हो गया 10, देखिए 5 दूने हो गया 10, 13 दूने हो गया 26, 29 दूने हो गया 58। तो वैसे ही आप 61 2 जो करेंगे तो 2 कम 2 हो गया और 6 दूने हो गया 12। तो यहां पर आंसर आ गया 122। तो इस श्रेणी का जो है अगला पद क्या आ गया है, 122 आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहां पर सी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है अगला प्रश्न, और इसमें दिया गया है कि यदि जो कोई घड़ी है उस घड़ी पर समय हो रहा है 4:20, 4:20। तो यहां पर होता है 12, 1, 2, 3 और 4। तो इसकी जो घंटे और मिनट की सुई है ये जो है इनके बीच में कितना कोण होगा। तो देखिए अगर जब बजती है 4 तो ये सुई जो घंटे की सुई होगी वो भी लगभग 4 पर होगी, और मिनट की सुई की बात करें तो 20 मिनट बोला गया है, तो मिनट की सुई जो होगी वो भी कितने में होगी, 4 पर ही होगी। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो बन रहा है 0 डिग्री का। तो अगर हम बात करें थोड़ा आगे पीछे भी रहता है तो लगभग 1, 2, 3, 4 डिग्री रहेगा, वो ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो 0 डिग्री है। चलिए यहाँ पर हो गए हमारे 49 प्रश्न। अब आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है कैलेंडर से संबंधित। तो इस प्रश्न को हमको ध्यान से देखना है। हो सकता है हमको थोड़ा सा मुझे आपको डिटेल में समझाना पड़े, क्योंकि कैलेंडर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं इनमें ज्यादातर लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और कैलेंडर से संबंधित यह प्रश्न करना है मेरे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26 जनवरी जो है 2003 को यहां पर आपको दिया गया है था मंगलवार। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न है, आसान से प्रश्न भी आते हैं, थोड़ा लेंदी है। और 26 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमको देखना है कि लीप ईयर क्या होता है और ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है। हम जानते हैं लीप ईयर वो होता है जो जाता है जिसमें जो फरवरी होता है वो 29 का जाता है, और ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें फरवरी जाता है 28 का। इसकी वजह से जो लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 366 दिन, और ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 दिन। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि अगर जो लीप ईयर होता है उसमें हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 2, और सामान्य ईयर में अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे बचता है 1। तो इसी को हम देख करके आगे बढ़ेंगे और जल्दी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमको 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तक जाना है। तो सबसे पहले देखेंगे 2003 में जो है, क्योंकि 2003 है तो ये एक सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष जो होगा तो सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन। अब इन 365 दिनों में से 26 दिन चले गए हैं, क्योंकि हम 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें से हम 26 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3, और ये हो गया 339 दिन। अब ये 339 दिन हो गया, तो इसका जो है हम शेष निकाल देंगे। तो यानी कि हमारे पास जो है अभाज्य कितने संख्याएं आएंगी, ये शेष कितना बचेगा, तो हम 7 से भाग दे देंगे। तो 7 या 21, 7 को 28, 7 5 35, तो 7 4 जा 28 हो गया। और यहां पर देखिए 13 में से 8 गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो हो गया यहां पर, तो ये हो गया 5। ठीक है, और 2 में से 2 गया 0, तो 59 हो गया। फिर 7 7 49, 7 8 56,
7 8 हो गया 56, तो बचा 3। तो जो भी रिमाइंडर बचता है वो आपको यहाँ पर लिख देना होता है। तो शेषफल बचा 3। तो बाकी जो ये बीच का है हम इसको साफ कर सकते हैं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बचा है, क्योंकि हमारे जो काम का है वो सिर्फ ये ही है, ठीक है। अब 2004 है वो है एक लीप ईयर, क्योंकि जो है लीप ईयर वह होता है जिसमें कि 4 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो अगर आप देखेंगे 2004 में, तो 2004 में 4 का भाग जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 कम 4, तो पूरी पूरी बार जा रहा है, तो ये एक हो गया लीप ईयर। तो लीप ईयर में जो होता है क्या होता है, हमने बताया था शेषफल क्या होता है, 2 होता है। अब उसके साथ साथ अब फिर से आइए सामान्य में, 2005 सामान्य हो गया, 2006 सामान्य हो गया, 2007 सामान्य हो गया, फिर से 2008 जो होगा वह लीप होगा। फिर 9 की बात करेंगे सामान्य, 10 सामान्य, 11 सामान्य, 12 जो होगा फिर हो गया लीप, और 13 जो हो गया। अब 13 जो है इसमें हमको दिया गया है कि 26 जनवरी, यानी कि 13 के जो है 26 दिन हो गए हैं। तो इसको हम अब देखेंगे यहाँ पर 7 से इसको भाग दे देंगे। तो क्या करना होता है, देखिए 3 ये हो गया, 3 4 5 6 और 7, तो इनको काट दीजिए, ये 7 कट गए। इसके बाद देखिए 2 3 4 5 6 7, ये भी कट गया। अब बचा यहाँ पर 27, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इनको जो है आप भाग दीजिए 7 से, तो हो गया 7 दूने 14, 7 या 21, 7 या 21 हो गया। बचा आपका 5, 5 ये हो गया और एक ये हो गया, 5 और 1 6, तो बच गए हैं 7 दिन, सॉरी 6 दिन। तो अब जो है मंगलवार से आपको आगे देखना है, 6 दिन और आगे देखना है। तो मंगल से आप देखेंगे बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो 6वें दिन पर क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है। तो जो आपका यहाँ पर आंसर है वो आ चुका है सोमवार, अर्थात 26 जनवरी 2013 को होगा सोमवार। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को है सॉल्व कर दिया है, 50 प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।